ये हमें समझना ज़रूरी है कि जानकारी हमारी ताकत होती है। साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कई बार सर दर्द हमारा ऐसे भी हो जाता है, आइज़ का हमारा वैसे भी कई बार विजन ब्लर हो जाता है, हमारे कई बार हाथों पैरों में कमजोरी आ गई। स्ट्रोक के भी वही सिम्टम हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी वो सिम्टम हो सकता है, पार्किंसन का वो सिम्टम हो सकता है। ही वाज टेकिंग हिज बाथ और एकदम से तो इट इज सो सडन। दैट इज व्हाट इट इज सडन। स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन। डेमेंशिया और अल्जाइमर का नाम सुनते हुए एक डर भी बहुत लगता है। ये टिपिकली एज रिलेटेड डिजीज है। इनको पुराना तो सारा याद है, ये अभी भूल जाते हैं। यही तो पहला सिम्टम है। एपिलेप्सी इज वन थिंग जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ भी हैं। ये हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है जब हम एपिलेप्सी को डील करते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड हैं, स्पेशली डिमेंशियाज में या और हमारे स्ट्रोक में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर नमिता कौल, जो डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हैं एट मेदांता हॉस्पिटल नोएडा। वेलकम डॉक्टर नमिता। थैंक यू सो मच अमिता जी। यस डॉक्टर नमिता, आपके साथ बहुत टाइम से ड्यू था हमारा ये पॉडकास्ट, राइट? यस। क्योंकि हम और बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा न्यूरोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। So, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि व्हाट एग्जैक्टली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज। पहले मैं सबको नमस्कार कहना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच अमिता जी टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स अ प्लेजर कि मैं लोगों को बता पाऊँ एंड गिव सम नॉलेज। सो आपका कोई सवाल का जवाब देते हुए, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी, क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी को हम न्यूरोलॉजी में आते हैं, नसों की बीमारी को हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में आते हैं, बट नसें क्या है? सो एक्चुअल साइंटिफिक टर्म्स में माने तो ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क हमारा है, उससे कनेक्टेड जो भी नर्व्स हैं, नसें हैं वो, और उससे कनेक्टेड हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है जो रीढ़ की हड्डी में से गुजरती है, और वहाँ से सारी नर्व्स निकलती हैं जो हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो सेंसेशंस होती हैं, गर्म ठंडे का एहसास होता है, इवन हमारी स्ट्रेंथ जो होती है मसल्स को, वो भी सारी नर्व्स ही देती हैं। तो इस पाथवे में कहीं पे भी कोई बीमारी आ जाए वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में मानी जाती है। कुछ बीमारियां होती हैं कि जो खून के फ्लो से अफेक्ट होती हैं, जैसे नसें हैं, कोई वेरिकोज हो गया, तो वो न्यूरोलॉजी में नहीं आती क्योंकि वो खून के फ्लो से रिलेटेड है। अच्छा, है तो नर्व्स की, बट क्योंकि ये आई थिंक वो ब्रेन नर्व से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, वो हार्ट से जुड़ी हुई है। हार्ट से जो ब्लड फ्लो जाता है और फिर वापस ब्लड आता है, आर्टरीज, वेन्स उनको कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम में आ जाती है। अच्छा, ये जो नर्व्स हैं ये हमें ऐसे कभी नहीं दिखती हैं, तो ये आती हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में। इसमें एक और डिफ्रेंसिएशन है, जैसे साइकाइट्री और न्यूरोलॉजी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो होती है जो ब्रेन से रिलेटेड जो सारे फंक्शंस हैं, जिसमें हमारी समझ है, हमारे मोटर स्ट्रेंथ है, हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस हैं, और हमारे बैलेंस है, तो कोऑर्डिनेशन है, वो सारा उसमें आ जाता है न्यूरोलॉजिकल में। लेकिन जो साइकाइट्रिक डिजीजेस होती हैं उसमें हमारे मन से जुड़ी, मतलब हमारे थॉट्स और इनसे जुड़ी हुई बीमारियां। थॉट्स का एक अलग सेंटर है, आता तो ब्रेन से है, केमिकल से, बट जो थॉट्स, जो सोच है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो साइकाइट्री में आती है। पर जो क्या कहते हैं, जो साइकाइट्री जो डिजीजेस होती हैं उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट न्यूरोलॉजिकली नर्व्स पे पड़ता तो होगा, थोड़ा कॉमन आ जाता है ना। बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ, यूर वेरी राइट इन सेइंग दैट। ये इसमें बहुत ओवरलैप हो जाता है न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में, क्योंकि है तो फोकस तो ब्रेन में ही है। साइकाइट्रिक का भी जो होते हैं, जो केमिकल्स के डिस्टर्बेंसेस से थॉट्स और हमारी सोच में आ जाती है, जैसे डिप्रेशन हो गया, मूड कम हो गया, वो हमारे जो केमिकल्स निकलते हैं वो सारे ब्रेन के ही कुछ सेंटर्स से निकलते हैं। उसमें कुछ सेंटर्स हैं, तो इसीलिए हमारे बहुत सारे डिजीजेस में दोनों का ओवरलैप हो जाता है। हमारे डिमेंशिया, हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में सिम्टम्स आ जाते हैं। तो काफ़ी बार न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट को मिलके
काम करना पड़ता है। सो अगर न्यूरोलॉजी की बात करें तो इसमें मेन कौन सी डिजीजेज हैं जिनको आप कैटर करते हैं, आप जिनका इलाज करते हैं? सो न्यूरोलॉजी आज के वक्त में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आई वुड से आज के वक्त में सबसे लेस स्टडीड और लेस जानकार मतलब सब्जेक्ट है। इसके बारे में हमें कम पता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हो रही है। बाकी ऑर्गन्स के बारे में हमें काफ़ी पता चल चुका है, वो हम पेट का हो गया हो, हार्ट का हो गया हो। ब्रेन में रिसर्च सबसे ज़्यादा चल रहा है क्योंकि अभी भी हम उन गुत्थियों को सुलझा नहीं पाए हैं। ब्रेन के जो सारे कनेक्शंस हैं वो कैसे वर्क कर सकते हैं, उसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हार्ट नहीं चलता, कुछ सिचुएशन में हम पेसमेकर लगा के भी हार्ट को चला देते हैं कुछ सिचुएशन तो, लेकिन ब्रेन में अभी हम इतना अचीव नहीं कर पाए हैं। और आज भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जिसका पूरा इलाज नहीं हो पाया है। तो इसलिए न्यूरोलॉजी आज के वक्त में एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम बन गया, उसको सब ब्रांचेस में भी डिवाइड किया गया है। मगर अगर मैं मोटे तौर पे बताना चाहूँ तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ में आती हैं जैसे ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाए ब्रेन का, तो उससे रिलेटेड जो बीमारियां आती हैं उसमें आ जाता है स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी पहुंचने से जब ब्रेन सेल्स में डैमेज आ जाता है, उससे जो रिजल्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं उसको हम स्ट्रोक में कैटेगराइज करते हैं। तो ये ब्लड फ्लो की क्योंकि ब्लड फ्लो की कमी हो जाती है उससे रिलेटेड है। फिर हमारे आ गया डिजीज़ेस होगी जिसको हम एपिलेप्सी में आता है। एपिलेप्सी एक ब्रांच है जिसमें के ब्रेन के कनेक्शंस ओवर स्टिमुलेट होते हैं या रॉन्ग स्टिमुलेशन हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट सा समझ लीजिए हो जाता है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो बढ़ जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में ही चलता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो उससे रिजल्टेंट कुछ जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो फिट्स या कन्वल्शंस माने जाते हैं और उससे रिलेटेड वो एपिलेप्सी वाले ग्रुप में आ जाते हैं। उसके कई मैनिफेस्टेशन मतलब किसी वो बहुत अलग अलग तरह से विभिन्न रूप से प्रेजेंट करते हैं। फिर थर्ड हो गया हेडेक डिसऑर्डर्स हैं। कई तरह के हेडेक डिसऑर्डर्स होते हैं। हम सब तो सिर्फ माइग्रेन ही जाते हैं, बट एक्चुअली क्योंकि वो मोस्ट कॉमन है, बट कई तरह के हेडेक, सर दर्द की बीमारियां होती हैं। एनी हेडेक डिसऑर्डर इज न्यूरोलॉजिकल? यस। देन वर्टिगो दो में होता है, ब्रेन और इसमें एयर का भी होता है कनेक्शन। अच्छा, ओके। तो इस सर्किट में डिस्टर्बेंस हो। फिर आजकल आई हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे हमें बॉडी में गठिया वगैरह ऑटो इम्यून डिजीजेस होती थी, वैसे ब्रेन में अब बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस आ गई हैं। दिस अ वेरी रिसेंट रिकग्निशन, बहुत रिसेंटली लोगों को पता चला है और उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। जैसे गठिया को हम कहते थे कि रूमेटॉइड फैक्टर है, उससे हमें गठिया पता चलता था, लेकिन ब्रेन में बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसमें इसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं अपने डिजीजेस। इससे जो बीमारियां होती हैं, इसमें डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस इनको कहते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। और भी वो जिस एरिया ब्रेन को अफेक्ट करें तो उसको ऑटो इम्यूनिटी जो होते हैं का मैकेनिज्म, तो वो ऑटो इम्यून वाले डिजीजेस में आ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि ये ट्रीटेबल वालों में से हैं। अच्छा, ओके। ये इनको ट्रीट किया जाता है, इनकी दवाइयाँ हैं कि आप इसको इस इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। सो एक है मूवमेंट डिसऑर्डर, पार्किंसंस हो रहा है, जिसको पार्किंसन जानते हैं, कंपन हो रही है। तो ये मूवमेंट अलग अलग हमने देखा होगा, वेरियस फॉर्म में पेशेंट ट्विस्ट होते रहते हैं। सो इनको हम मूवमेंट डिसऑर्डर वाला ग्रुप कहते हैं। तो ये सारा कंट्रोल तो हमारा ब्रेन से है, तो ये एक ग्रुप है। फिर और ये एक है डिमेंशिया में आ जाते हैं कि हमारे जिसमें समझ में कमी आती जाती है, डिटेरियोरेशन हो जाती है ओवर टाइम, तो वो डिमेंशिया वाला ग्रुप है। तो मोटे तौर पे ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। अलग अलग ग्रुप्स। फिर और भी रेयर डिजीजेस जो होती हैं जो इन सब ग्रुप्स में आ जाती हैं, तो जो अभी हमें पता भी नहीं चली है। शायद कोई पेशेंट आते होंगे, देन मे बी यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि अच्छा कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वो लेस कॉमन है ना, करने में आप लोगों को आता होगा। हाँ, वो तो हम करते हैं जो एक्चुअली जो ना लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बारी हम तो काफी जानते हैं, तो लोग आते हैं ना, ये बीमारी तो सुनी नहीं है, ये कैसे हो गई मुझे अब, लेकिन
ठीक है। आई नो इससे जैसे मल्टीपल सिरोसिस में ये भी अभी सुनाई देने को मिला है। बिल्कुल। इसके भी सिम्टम्स मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली कैसे कोई रिकॉग्नाइज करे अगर उसको मल्टीपल सिरोसिस है। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसमें हमारी नर्व्स में इन्फ्लेमेशन खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है। तो वो डैमेज होने लगती है। तो इसीलिए मतलब वही, अब जब लोग समझ नहीं पाते हैं ना, तो मैं उनको कहती हूँ जैसे गठिया है, जॉइंट पेन्स होते हैं, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में खुद ही खुद सूजन आने लगती है, फैक्टर्स कुछ बनते हैं और सूजन होने लगती है, फिर उसको सप्रेस करने की दवाइयाँ होती है। वैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हमारे जो नर्व्स हैं ब्रेन से शुरू होते हुए निकलती, ब्रेन के ही लेवल पे वो शुरू होता है यूजुअली, और स्पाइनल कॉर्ड की लेवल पे, वहीं उसी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसी को फिर हमें सप्रेस करना पड़ता है। अच्छा, ओके। तो ये इसमें जो मैनिफेस्टेशन होती है ये यूजुअली यंग पॉपुलेशन में होती है, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ओके। सो जो एवरेज एज ग्रुप है 20 to 40 इयर्स का एज ग्रुप है ना, उसमें ही होती है, ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है। और इसमें जो होता है कि इसमें हमारे उसी की मैनिफेस्टेशन होती है कि जैसे विजन में इफेक्ट होना, ऑप्टिक नेराइटिस, या हाफ बॉडी में झंझनाहट, वीकनेस होना, पैरालिसिस टाइप सिम्टम्स होना। अच्छा, जैसे स्ट्रोक लग गया, अचानक ही पैरालिसिस हो गया, चलने में दिक्कत हो गई। बस ये होता है कि स्ट्रोक और दिखने में फ़र्क ये होता है कि स्ट्रोक बड़ा अचानक आता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डेवलप होता है जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, नॉट धीरे धीरे सालों, बट 5 दिन में, 10 दिन में ऐसे धीरे धीरे सिम्टम्स, चलने की शक्ति कहीं हो जाना या कंपन होना, डबल विजन होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हमारे जहाँ पे भी ब्रेन का कंट्रोल है ना, कहीं पे भी इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ओके। ये है। सो मतलब आप कैसे कोई डिफरेंट है, कई बार सर दर्द हमारा ऐसे भी हो जाता है, आईज का हमारा वैसे भी कई बार विजन क्लियर वो ब्लर हो जाता है, हमारे कई बार हाथों पैरों में कंपन से हमें कमजोरी आ गई, तो कई बार ऐसा हो जाता है, देन यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट कि मुझे ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो भी आप एक्चुअली क्या है, देखिए आपको पता है कंट्रोल तो ब्रेन से ही है, राइट। इसलिए उस वे में ना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सिम्टम्स सेम हो सकते हैं, स्ट्रोक के भी वही सिम्टम हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी वो सिम्टम हो सकता है, पार्किंसन का वो सिम्टम हो सकता है। तो क्योंकि है तो ब्रेन से ही कंट्रोल, हम डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं कि क्या कॉज है। अगर ब्लड फ्लो में कमी है तो वो स्ट्रोक जैसा है, अगर उसमें सूजन है तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर वो एज के साथ है वो तो पार्किंसंस है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वालों को भी कंपन हो सकती है, चलने में दिक्कत पार्किंसन वालों को भी हो सकती है, उनको भी हो सकती है। बेस्ट इसमें होता है कि इसीलिए ना एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना, सब लोग डर जाते हैं कंपन होगी, मतलब 20 साल की लड़की आके मुझे पार्किंसन तो नहीं है, तो कंपन एक 20 साल के यंग इंसान में भी हो सकती है, एल्डरली पे भी हो सकती है। बट नेट मैसेज ये जाना चाहिए कि आपको अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करना है, हाई मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है, बट अगर आपको कोई सिम्टम है तो आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपको विजन में डिफिकल्टी हो रही है तो आप जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि बहुत ज़्यादा है, विजन बिल्कुल ही धुंधला हो जाना, जो नर्व से रिलेटेड होता है ना उसमें तो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा। ये नहीं है कि मुझे वो पढ़ा नहीं जा रहा, वो तो आई से रिलेटेड आएगा। आई फिर क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है, जब नर्व में इन्वॉल्वमेंट आएगी तो ज्यादा धुंधला हो जाना, तो वो कभी आई डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं, बट डॉक्टर के पास पहुंचना जरूरी है क्योंकि वो सही गाइड कर पाते हैं। राइट, एंड इट्स ट्रीटेबल, सबसे बड़ी बात। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर लोगों को आराम मिलेगा सुन करके। सो मेरा मैसेज ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आपको मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, मुझे स्ट्रोक तो नहीं हो गया, बट हाँ अगर आपको कोई नया सिम्टम आया है, जैसे आपका अचानक हाथ पैर नहीं हिल रहा है, आपको अचानक और ठीक मतलब चलने में दिक्कत हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, या कंपन हो रही है, यूरिन में कोई दिक्कत होना, सेंसेशंस में कमी होना, विजन में हमारे मुंह पे तिरछापन आ जाना, वही सेंसेशंस वगैरह में भी कहीं जो ऐसे कोई भी सिम्टम है आपको डेवलप हुए हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए। इतनी रेयर बीमारियां हो रही है ना, तो डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करके आपको हेल्प कर पाएगा कि भाई ये किस तरफ जा रहा है, कारण क्या है। सो ट्रू। डॉक्टर नमिता, ब्रेन स्ट्रोक इज समथिंग जिससे लोग बहुत डरते भी हैं, और कई बार बहुत अचानक से होता है, और कई बार ऐसा होता है कि शायद इंसान को लेके भी, मतलब हमने ऐसा सुना है कि आप उस समय
मतलब शायद पास्ट अवे भी कई लोग हो जाते हैं, तो जी। उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे एंड व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ इट? सो ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी और टाइमली इंटरवेंशन से मैक्सिमम लोग ठीक भी हो सकते हैं. सो ब्रेन स्ट्रोक जैसा कि नाम है ना, स्ट्रोक इज़ लाइक स्ट्राइक का जो इंग्लिश में हम स्ट्राइक कहते हैं अचानक, स्ट्रोक उसी से वर्ड से निकला है. तो अचानक कोई आप बिल्कुल बैठा हुआ है और अचानक हम लोगों को ये बोलते हैं कि फास्ट, हमने एक निमोनिक रखा है, फेस, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, एस फॉर स्पीच और टी फॉर टाइम. फेस में कोई कमी आ जाना, तिरछापन आ जाना एक हाफ का, आर्म में कोई वीकनेस, आर्म या लेग में वीकनेस आ जाना, एस फॉर स्पीच में कोई आवाज़ लड़खड़ा जाना, बोल ना पाना, बिल्कुल ही आवाज़ बंद हो जाना. ये अचानक हो गया, आप बैठे बैठे हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है ना, उसी को समझिए ब्रेन अटैक आ जाता है. ये जब एकाएक आए तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि इसको आइडेंटिफाई करके इसको ट्रीट किया जा सकता है. अच्छा. और ये होता क्या है, स्ट्रोक बेसिकली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है या स्टॉप हो जाती है ब्रेन के किसी हिस्से में. जिस हिस्से में सप्लाई कम हो जाती है वहाँ पे नर्व्स क्योंकि डैमेज होने लगती है, तो उनका जो कंट्रोल है, अगर वो हाथ पैर को कंट्रोल करें तो हाथ पैर कमज़ोर हो सकते हैं, या स्पीच इफेक्ट हो रही है, फेस का तिरछा, मतलब जो एरिया वो कंट्रोल करते हैं वहाँ पे फंक्शन हो जाएगा कम, लॉस ऑफ फंक्शन जिसको बोलते हैं, वहाँ की एक्टिविटी कम हो जाएगी. तो इसीलिए हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ जी सप्लाई इफेक्ट हो गई है. तो हम वो हॉस्पिटल पहुंच के, हमारे पास जो स्कैन्स होते हैं, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ सप्लाई कम होगी, उससे नर्व में डैमेज आ रहा है. सो देन अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होगा. यूजुअली 2 टाइप्स के होते हैं, हेमोरेजिक और इस्कीमिक. 80% होते हैं जिसमें सप्लाई कम हो जाती है, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक्स बोलते हैं, और 15 to 20% होते हैं जिसमें सप्लाई मतलब आर्टरी बर्स्ट हो जाती है. जो ब्लड सप्लाई ना बर्स्ट, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं. तो ज़्यादा सप्लाई कम वाले होते हैं. दोनों में टाइमली इंटरवेंशन हेल्प्स. जिसमें सप्लाई बंद हो जाती है उसमें हम हॉस्पिटल टाइम पे पहुँचे तो उसमें हम सप्लाई रीस्टैब्लिश कर सकते हैं. द क्लॉट बस्टर्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हमें बेसिकली खून चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए, तभी नसें काम करेगी. नसें कोई भी शरीर में ब्लड सप्लाई से हमारा न्यूट्रिशन पहुंचता है, तो ब्रेन में वो पहुंचेगा तो उससे फिर एक्टिविटी वापस आने का चांस होता है. इट्स एंटायरली बिग टॉपिक. आई नो. सो ब्रेन हेमरेज का तो मेरा थोड़ा सा मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम जहाँ रहते थे पहले, वहाँ पे किसी के बगल वाले घर में हुआ था किसी को, और एकदम से अचानक से, एंड वो बाथरूम में ही वो बिल्कुल ही उस समय गिर गए, एंड ही वाज टेकिंग हिज बाथ, और एकदम से, तो इट इज सो सडन. दैट इज व्हाट इट इज, सडन. वही है, स्ट्रोक इज ऑलवेज सडन. ये तो नहीं होता कि धीरे रीजंस होते हैं. बिल्कुल जैसे हार्ट में है ना, हार्ट अटैक में क्या होता है, बैठा होता है, अचानक हो गया, चेस्ट पेन हो गए, तो रीजंस इसके जो तो वही हो जाता है सप्लाई, क्योंकि हार्ट में भी वही ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. नहीं, पर ओवर द पीरियड हम पता चल सकता है कि इसको आ सकता है, या कुछ मतलब पहले से कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि आप पहचान पाओ कि बी अवेयर कि कुछ ऐसा हो सकता है. ऐसा कुछ सिम्टम्स तो नहीं आ सकते, लेकिन स्ट्रोक के क्लियरली रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें मैं कहूँगी स्मोकिंग, जो टॉप रिस्क फैक्टर, जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, एंड हार्ट की कुछ डिजीजेस, हार्ट प्रॉब्लम्स. तो ये मेन फैक्टर्स हैं. फिर एज, मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, वो एज के साथ तो डिजीजेस वैसे ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि एजिंग है बॉडी में, तो डिजीजेस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है. तो ये फैक्टर्स जिनको हैं उनको अपनी दे आर एट रिस्क फॉर बोथ हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं. इसको अगर हम कंट्रोल कर पाएँ, हम क्यों जैसे जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स है कि जब फिजिशियन के पास जाते हैं उसको कंट्रोल करना है, उसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वो सारे जो ये सारी जो लीड्स टू
टू दीज प्रॉब्लम्स. हार्ट अटैक, ब्रेन सो दीज आर, ये होते हैं जो मेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं. इनको जो जिनमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें रिस्क है कि स्ट्रोक पड़ सकता है या हार्ट का अटैक पड़ सकता है. आप इनको कंट्रोल करेंगे तो रिस्क कम से कम हो सकता है. फिर लेस वो अदर रिस्क फैक्टर्स है, जैसे जेनेटिक टेंडेंसी है, वो तो हर चीज़ में, डायबिटीज़ तो टेंडेंसी, फिर उनको ज़्यादा टेंडेंसी हो सकती है ये सारी डिजीज़ेस होने की. तो उसमें आप पूछे थे कि कैसे पता चले. आपके जो आंखें बंद करने, मतलब ये समझना ज़रूरी है कि कोई अपने में कोई डिजीज़ पता लगना डरने की बात नहीं है. लोग अपना शुगर नहीं चेक करते हैं कि हम डर जाते हैं. ये समझना है कि अवेयरनेस, जानकारी हमारी ताकत है. और अगर हमारे को पता है कि हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ईयरली चेक्स करने होते हैं एक एज के बाद, उसको टाइमली कंट्रोल करें तो हमारे रिस्क ये बीमारियां होने के कम से कम हो जाते हैं. एंड यू सेड कि स्मोकिंग जो ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा रिस्क में रहते हैं. दोनों. स्ट्रेस का भी रहता है क्या? ये फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हो जाते हैं. अगर पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, सब कुछ ठीक ठाक है, गुड लाइफस्टाइल है, फिर तो फिजिकल एक्सरसाइज है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब कंट्रोल है. खाली स्ट्रेस बीमारी का कारण नहीं होता, लेकिन अगर जड़ बनी हुई है बीमारी के लिए, जैसे स्मोकिंग है या कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, उसमें स्ट्रेस अगर ऐड हो जाए तो बीमारी तेजी पकड़ती है. ये हमें समझना ज़रूरी है कि जानकारी हमारी ताकत होती है. ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. लोग डर जाते हैं कि नहीं हमें टेंशन हो जाएगा, बीपी है, शुगर. डरना नहीं है, काफ़ी चीज़ें आजकल के वक्त में मैनेजेबल है. That's so true. और जो नहीं है, हम उसमें इतना रिसर्च चल रहा है, वो मैनेज कर पाएंगे अगर हमें जानकारी और हम उससे भागे ना. सो ट्रू. हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है पता चल गया तो हमें टेंशन ज़्यादा होगा, इसलिए पता ही ना करें. लेकिन वही जैसे आपने बोला कि जानकारी जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने ऊपर काम कर पाएंगे. एब्सोल्युटली. सो थोड़ा सा डिमेंशिया के बारे में भी आपसे जानते हैं, क्योंकि डिमेंशिया और अल्जाइमर का नाम सुनते हुए एक डर भी बहुत लगता है. बहुत नेगेटिव पिक्चर पेंटेड है भी उसकी, और आई थिंक थोड़ा सा सीरियस है भी है. सो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे एग्जैक्टली क्या होता है इस बीमारी? जो डिमेंशिया है वो एक डिजीज़ है, एज रिलेटेड डिजीज़ है. डिमेंशिया जो ग्रुप ऑफ डिजीज़ेस है उसमें हमारी समझ कम हो जाती है क्योंकि ब्रेन का डिजेनरेशन, एजिंग हो जाती है. ये टिपिकली एज रिलेटेड डिजीज़ है. अगर 60 प्लस में 5 to 10% है, 65-70 के बाद इसका प्रेवलेंस 10-15% है. मगर अगर हम 80-85 प्लस एज ग्रुप देखेंगे उसमें 30 to 40% पॉपुलेशन में डिमेंशिया हो सकता है. तो सबसे मेन रिस्क फैक्टर डिमेंशिया का एजिंग है. तो है क्या डिमेंशिया? पुराने टाइम पे हम डिमेंशिया को एक इसीलिए मतलब एज रिलेटेड मानते थे, ये तो एज रिलेटेड है. लेकिन क्योंकि एजिंग के साथ ही ये डिजीज़ होती है, बट एक्चुअली ये एक डिजीज़ है. समय से पहले हमारे न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं तो हमारी समझ को वो अफेक्ट करने लगते हैं, कॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं. अच्छा, हमें ऐसा लगता था मेमोरी लॉस. हाँ, सो इसके फैक्टर्स हैं. मेन इसका सिम्टम है याददाश्त कम होना. तो मेमोरी लॉस, जिसमें कि रीसेंट मेमोरी जो है वो पहले अफेक्ट होती है, और जो ज़्यादा पुरानी मेमोरी है वो सबसे लास्ट में, बहुत एडवांस स्टेज में होती है. तो मोस्टली डिमेंशिया के पेशेंट्स मेमोरी लॉस, भूलने की सिम्टम लेके आते हैं. सामान कहीं रह गया, सामान भूल गए, चाबी कहाँ रख दी वो भूल गए. मतलब रिपीटेडली, एक बार तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट रिपीटेडली, रेगुलरली क्या कब था, कौन आया था मिलने के लिए, खाना क्या खाया था, अगर आप उनसे पूछें ये भूल जाते हैं. फिर तो एक है मेमोरी अफेक्ट होती है. हमारा ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस, तो रास्ते भूलने का थोड़ा से बाद में आता है. हमारी जजमेंट या हमारा रूटीन में जो काम करने का जैसा तरीका होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है. जैसे किसी को खाना बनाना भूल जाएगा, कितना चाय, जैसे जो इतने साल, अब कोई पहली बार बना रहा है वो अलग बात है, बट जैसे पहली बार जो हमेशा से चाय बनाता आ रहा है ना, प्रोपोर्शन गड़बड़ा रहे हैं, तो ये सटल साइंस होते हैं. गैस ऑन छोड़ दी, ऑन करके रख दिया, तो हमारी मेमोरी प्रॉब्लम फर्स्ट होती है. स्पेस का ओरिएंटेशन के रस्तों
का कंफ्यूजन होना, वो एक फैक्टर है। हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ ना कर पाना, कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है, तो वो अफेक्ट हो सकता है। ज़्यादा एल्डरली में कभी बिहेवियरल चेंजेस और पर्सनालिटी चेंजेस वो मैनिफेस्ट कर सकता है। ये सारे डिमेंशिया में हो सकते हैं। तो कभी एक सिम्टम पहले आता है, कभी दूसरा आता है। मोस्ट कॉमन मेमोरी वाला एस्पेक्ट पहले आता है। तो स्लोली जब हमारा कॉग्निशन लॉस होता चला जाता है, तो लेटर स्टेजेस में कितना टाइम, मतलब एक अगर किसी को डायग्नोस हुआ है तो कितना टाइम रहता है इन लोगों के पास? लाइक अगर मैं ऑन एन एवरेज डायग्नोसिस के बाद देखा गया है 8 से 10 साल का समय होता है, क्योंकि जब हमारा कंट्रोल जाता है तो फिर वो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। वो बिस्तर पे फिर मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, बिस्तर पे आ जाते हैं, तो उससे फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ओवरऑल लॉन्जिविटी, एज कम हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज इन अ गुड केयर, अगर केयर अच्छा सा है और अगर डायग्नोसिस अर्ली हुआ है, टाइम पे हुआ है, तो 8 से 10 साल एवरेज माना गया है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि डिमेंशिया के जो होते हैं कारण कई सारे होते हैं। 60 to 70% अल्जाइमर्स डिमेंशिया होते हैं, जो हम सारे अल्जाइमर्स करके जानते हैं, जिसमें मेमोरी प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाना, रीसेंट याददाश्त। क्योंकि मैं इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट, तो कोई ना एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं इनको पुराना तो सारा याद है, ये अभी भूल जाते हैं कल क्या खाया। तो यही तो पहला सिम्टम है, पुराना तो सारा याद है, ये कहाँ से अपने कॉलेज टाइम की बातें याद है, अभी भूल जाते हैं। तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो है कि मेमोरी प्रॉब्लम है, लेकिन यही फर्स्ट सिम्टम होता है। स्लोली ग्रेजुअली हाँ, फिर पुरानी वाली मेमोरी बहुत एडवांस में अफेक्ट होती है, वो लास्ट में जाती है, वो रहती है काफ़ी देर। सो 60 to 70% अल्जाइमर्स डिमेंशिया होते हैं, और बाकी जो 30 to 40% है वो अलग अलग तरह के कुछ और रेयर डिमेंशियाज हैं, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। फ्रंटोटेम्पोरल है, डिमेंशिया ल्यूई बॉडी है। इसमें मेमोरी के अलावा बाकी पर्सनैलिटी चेंजेस बहुत ज़्यादा होना, या फिर हेलुसिनेशन होना, कुछ पार्किंसन के सिम्टम आ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक दूसरा है वैस्कुलर डिमेंशिया। ये भी है, वैस्कुलर डिमेंशिया होता है जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड ब्रेन में डैमेज धीरे धीरे ओवर द ईयर्स आता है, उससे भी डिमेंशिया या मेमोरी प्रॉब्लम्स होती है, उसको वैस्कुलर कहते हैं। अच्छा, उसको भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर इन फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम बीमारी के प्रोग्रेस को रोक पाएंगे। तो वो कभी हमने कितने सारे देखे, जो वैस्कुलर डिमेंशिया वाले हैं, ज़रूरी नहीं वो 8-10 साल से ज़्यादा भी रह सकते हैं, अगर हमने उसको टाइमली रिकॉग्नाइज करके हमने उसको कंट्रोल किया। राइट। तो जब आप कहते हैं कि उनका टेक केयर अच्छे से करना है, तो वो ज़्यादा टाइम तक लॉन्जेविटी रहती है, तो वहाँ पर क्या एग्जैक्टली घर वालों को कैसे, आप फैमिली वालों को बताते हैं कि कैसे टेक केयर? सो हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया को ही मेन मान के चलेंगे, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन होता है, वही हम आसपास सबसे ज़्यादा देखते हैं, और रिसर्च भी उस पर सबसे ज़्यादा चल रही है आजकल के वक्त में। उसका डायग्नोसिस करना, उसके लिए ट्रीटमेंट नई आ रही हैं, अभी रिसेंटली एक नई दवाई लॉन्च हुई है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ये तभी होगा अगर हम बीमारी को टाइम पे आइडेंटिफाई करेंगे। लेट करेंगे तो लेट के लिए तो मॉडरेट और सीवियर के लिए अभी हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। सो डिमेंशिया में अनफॉर्चुनेटली आज के वक्त में क्योर नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मगर क्योंकि एज रिलेटेड डिजीज़ है, अगर हम उसको पेशेंट को डिग्निटी दें तो वो आराम से रह सकते हैं और उनके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। सिम्टम्स मतलब क्योंकि जो बीमारी से रिलेटेड उनके मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, हमने डिमेंशिया पेशेंट्स में काफ़ी बार देखा है कि उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। क्यों? क्योंकि उनके इनिशियली उनकी थोड़ी मेमोरी इफ़ेक्ट हुई है, थोड़ी पास्ट वाली ठीक है, उनमें खुद ये समझ नहीं होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि मुझे कुछ हुआ है। अगर स्पेशली वो स्ट्रॉन्ग लोग रहे हों अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, तो फिर उनसे एक्सेप्ट नहीं होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उससे उनको एजिटेशन, गुस्सा आ जाना, किसी को डिप्रेशन हो जाना,
कभी इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं पुरानी और नई याददाश्त से, फिर उनको हेलुसिनेशन हो जाना, ये सारी चीज़ें भी अच्छा, हो सकती हैं डिमेंशिया में। हम्म, तो इसीलिए उनका केयर बहुत ज़रूरी है, ताकि वो शांत रहें, ताकि वो कंफर्टेबल रहें, डिग्निटी से रहें, और जो और जब हम अगर उनके साथ और कोई डिजीज़ेस एसोसिएटेड हैं उनको हम कंट्रोल में रखें, तो हम उससे उनकी लॉन्जेविटी को बढ़ा सकते हैं। और क्वालिटी, सी हमें तो क्वालिटी उनको देनी है ना, तो वो हमारा एम है कि वो कंफर्टेबली रह पाएँ। इसमें हम जो सारे पेशेंट्स को मेनली कहते हैं कि एक तो जो केयर गिवर होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है केयर गिवर बनना एक डिमेंशिया पेशेंट के लिए। इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं, अग्रेशन होता है। तो 4-5 चीज़ें जो मैं सबको कहूँगी कि ज़रूरी हैं। पहला है कि उनसे कनेक्ट करना, उनको समझना। इसलिए केयर गिवर में अपनी इमीडिएट फैमिली मेम्बर होना या जो उनको जानते हैं ना, उसका पिक्चर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको पहले से जानते हैं। उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से उनसे बात करना, उनको ऑप्शंस देना, तो उनमें कंफर्ट आ जाता है। उनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप उनको जानते हैं, आप वो ऑप्शंस देते हैं ना, तो उनको कंफर्ट, हाँ, क्योंकि वो एक एजिटेशन आ जाता है ना जब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में केयर गिवर होके आप सपोर्ट दे सकते हैं, उनको ऑप्शंस दे सकते हैं। आपको पता है उनको क्या पसंद नापसंद है, वही ऑप्शंस दे दिए तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी चॉइसेस होती हैं। तो दूसरा है कि हमेशा आमने सामने आंखों में आंखें मिला के बात करना, क्योंकि एक्सप्रेशन ये चीज़ें ये इससे कनेक्शन बेटर बनता है। अच्छा। खाली आवाज़ नहीं, आंख में मिला के आमने सामने, कंफर्ट, टच, मतलब एम्पैथी रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि इसके बावजूद वो कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसमें उनकी गलतियों को हाईलाइट नहीं करना है, उनको टोकना नहीं है हर चीज़ पे। उनके नहीं है हाथ में, आपको उनको बच्चा समझ, उनके कंट्रोल में नहीं है, तो कनेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन करेक्ट करना। I would say ये that is important and you have to be positive रहना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट है डिमेंशिया पेशेंट्स में, डिस्ट्रैक्शंस नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। कभी हम देखते हैं कि उनको अच्छा लगता है अपने लोग आए जो उनके जानकार वाले लोग हैं, बट बार बार प्लेस चेंज करना, मैं अक्सर अपने डिमेंशिया पेशेंट्स को कहती हूँ कि उनको जब एक बार डिमेंशिया डायग्नोज है ना, उनका रहने की जगह एक रखो। अच्छा, ओके। क्योंकि उनकी वैसे ही नई चीज़ें सीखने की एबिलिटी कम हो गई है, तो उनको एक ही जगह पे रहना उनके लिए ईजी हो जाएगा, वो स्पेस से ओरिएंट ज़्यादा रहेंगे, उनके लिए कंफर्ट होगा, कन्फ्यूजन के चांसेस कम है, कन्फ्यूजन नहीं होगा तो एजिटेशन भी कम होगा। So true. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम सबको कहते हैं, पॉजिटिव रहिए, उनको डिस्ट्रैक्शंस मत करिए, एम्पैथी रखिए, केयर गिवर में अपनापन होना ज़रूरी है, अपना बंदा होना ज़रूरी, क्योंकि वो उसको जानता है तो ऑप्शंस दे सकते हैं। तो थ्रू मेडिकेशन हम इसकी लॉन्जिटिविटी नहीं बढ़ा सकते, मतलब अगर नॉट प्रेजेंटली दे मेडिकेशंस जो आजकल अभी कॉमनली अवेलेबल हैं इंडिया में, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक है। वो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर अर्ली डायग्नोसिस हुआ है तो दे दें, क्योंकि उससे उनकी एजिटेशन, उनके बिहेवियरल इश्यूज सेटल होते हैं, बेसिकली वो थोड़ा सा शांत रहते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिमेंशिया मेडिसिन है, साइकोटिक मेडिकेशंस नहीं देनी होती है, जैसे अग्रेशन वाली दवाइयाँ हम कहते हैं ज़्यादा बिहेवियर मैनेजमेंट और एम्पैथी से कंट्रोल करने की कोशिश करें। दवाइयाँ दे के वो ज़्यादा दब जाते हैं और उनका माइंड और वीक हो जाता है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी, क्योंकि स्लीप ज़रूरी है। स्लीप हमें एडिक्वेट स्लीप होने से ही हमारा बिहेवियर और हमारा मेमोरी स्टेबल रहती है। तो कभी थोड़ा बहुत हल्की डॉक्टर से पूछे कौन सी स्लीप मेडिसिन, कुछ मोस्ट ये मेडिकेशन सही नहीं होती हमारी समझ के लिए, बट जो सही होती हैं वो डॉक्टर आपको बता देंगे, वो देनी चाहिए कम से कम, सेफ मेडिसिन रेस्ट करने के लिए। बट अदरवाइज बिहेवियर हम इसी से मैनेज करते हैं, एम्पैथी से। जो दवाइयाँ हैं उससे भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं।
अब रिसेंटली इनफैक्ट अप्रैल में लॉन्च होगी कुछ दवाइयाँ बाहर तो इंटरनेशनली हो गई हैं लॉन्च, जो कि देखा गया है कि स्लो करती है, क्योर अभी भी नहीं है। अच्छा, ओके, बट स्लो वो इंजेक्शन फॉर्म में है, अभी टैबलेट फॉर्म में नहीं है, स्लो कर रही हैं। वो दवाइयाँ बहुत ही हाइप्ड हैं और काफ़ी आ रही हैं आजकल, लेकिन अभी हमें वक्त ही बताएगा वो कितना हेल्प करती। पिछले 2 साल से इंटरनेशनली चल रही हैं और एक्सपीरियंस बता रहा है कि उसने काफ़ी स्लो कर दिया, मगर अगेन उसका काम सिर्फ अर्ली स्टेजेस में है। अच्छा, ओके। तो अगर कोई आप एडवांस स्टेज में आए तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वो डिजेनरेशन, जो नर्व्स डैमेज हो रही हैं उसको रोकती है, थोड़ा स्लो तो डाउन फर्दर हाँ स्लो डाउन करती है, राइट। और ये इसका प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब ये कितना पॉपुलेशन में कॉमन है इसका? सो प्रेवलेंस जैसे देखा जाए तो इंडिया में कहते हैं, हमारे पास डेटा तो लिमिटेड है क्योंकि इंडिया में तो डायग्नोसिस ही नहीं होता है कितने सालों का, ये एक्सेप्टेड है ना, ये एज के साथ होता है। ये तो हमने अपनी फैमिलीज में देखा है, कभी मैं सुनती थी, मेरी नानी थी, उनको ऐसे बातों से आप सुनते हैं ना, वो ऐसे करती थी, मैं कभी कहती उनको डिमेंशिया था, नहीं वो डिमेंशिया नहीं था, वो तो ऐसी एज के साथ वो गिर गई थी तो इसलिए उनको वो ऐसे लगता था, मतलब एक्सेप्टेंस ही नहीं है जबकि वो डिमेंशिया था, राइट। तो हमारे में डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। तो एक्चुअल प्रेवलेंस तो अब जैसे बेटर डायग्नोसिस होगा तब पता चल पाएगा, बट जनरली हमारे पास जितना डेटा है तो आज के वक्त में माना जाता है कि मे बी देयर आर अराउंड 7 to 8 मिलियन सच पेशेंट्स इंडिया में। लेट्स कम टू द एपिलेप्सी। मैम, थोड़ा सा एपिलेप्सी को भी समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि आई थिंक एपिलेप्सी इज वन थिंग जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ भी हैं, लोग डरते भी हैं, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास की तरफ चले जाते हैं, इसको नर्व्स की नहीं मान करके उनको लगता है कि ये शायद कुछ भगवान का कुछ किया गया है, तो वहाँ से वो बाबाओं के पास जाना और काला जादू इनमें भी अपनी करते रहते हैं। हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है जब हम एपिलेप्सी को लेकर के। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए मैम, वो किस तरीके की है और इसमें क्या एग्जैक्टली होता है, हमारे ब्रेन में, बॉडी में क्या चल रहा होता है उस समय? सो एपिलेप्सी एक नर्व्स आई वुड से ब्रेन का डिसऑर्डर है, जिसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक शॉर्ट सर्किट हम कहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, उससे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सेस हो जाता है, तो जिस एरिया में होता है उससे शरीर में उस तरह के सिम्टम्स झटके आ सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन है, जो लोग जानते हैं, मिर्गी मान के चलते हैं कि हाथ पैर जर्क करने लगते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कभी यूरिन निकल जाता है, आंखें पलट जाती हैं, और कुछ समय में लेकिन ये खुद ठीक भी हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट में ठीक हो जाता है मोस्टली। अगर उससे ज़्यादा हो तो हम रेकमेंड करते हैं तुरंत हॉस्पिटल पहुँचे। तो इसको हम फिट्स या कन्वल्शंस कहते हैं। जब ये काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया, वन टाइम हो गया, एल्डरली में स्पेशली देखा कि सोडियम कम हो गया, शुगर कम हो गया, उससे ऐसा हो जाता है, मगर वो अगर बेसिक बीमारी को हम वो शुगर या सोडियम को ठीक करते हैं वो ठीक हो जाता है। बट जो टिपिकली जो एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी होता है अगर ये फिट्स बार बार पड़े, जैसे एक बार पड़ा, कुछ देर बाद एक और पड़ा, तो 2 फिट्स अगर किसी पेशेंट को इंसान को पड़े तो उसको हम एपिलेप्सी मानते हैं। बचपन से लेके एल्डरली तक किसी भी एज में फिट्स पड़ सकते हैं। जो बचपन वाली होते हैं उसमें ज़्यादा एपिलेप्सी का ज़्यादा कॉमन होती है, क्योंकि बार बार हो सकते हैं, और बिल्कुल बचपन में कई प्रकार की एपिलेप्सी होती है। जो मेन एपिलेप्सी या दौरों के मैनिफेस्टेशन, एक तो टिपिकल वो मिर्गी जो मानते हैं जिसमें हाथ पैर झटके जाते हैं, कुछ रेयर अलग तरह के भी एपिलेप्सी होती है जिसमें फिट्स होते हैं, जिसमें कि अचानक ये बच्चों में पाई जाती है, वो बस घूरते रहते हैं, चुप हो जाते हैं और फिर वापस अपने रूटीन में इंटरैक्ट करते हैं, इसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। कुछ तरह के फिट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक हाथ कांपता है और फिर वो सेटल हो जाता है। कुछ होते हैं जिसमें वो खो जाते हैं, अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में सेटल हो जाते हैं, कुछ मिनट में।
टिपिकली एपिलेप्सी के जो ये, क्योंकि तब डिस्चार्ज आता है और वो खुद ख़त्म हो जाता है, और मोस्ट केसेस में ये खुद ब खुद फिर कम हो जाता है। मगर अगर ऐसा कोई सिम्टम हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ताकि हम उसको डायग्नोस कर सकें और दवाइयों से प्रॉपरली ट्रीट कर सकते हैं। आजकल तो हमारे इंडिया में कितने सारे पेशेंट्स इस सिम्टम लेके आते हैं, और MRI करें तो उसमें वो कीड़े का जो NCC हम उसको कहते हैं, वो कीड़ा होता है, उसका एक डिजीज होती है, वो पेट से जाता है बट वहाँ पे घुसता नहीं है, वहाँ उसका एग होता है, तो उसको हम ट्रीट करें, उसकी दवाई है, उसको ट्रीट करें और पेशेंट क्योर हो सकते हैं। अच्छा, तो कुछ होते हैं सो ओवरऑल अगर माने तो 50% जो है वो ट्रीटमेंट से ठीक होके क्योर हो जाते हैं। अच्छा। 30% होते हैं जो ठीक हो जाते हैं दवाई खा के, लेकिन उनकी दवाई लंबी चलती है। वो एक्सेप्ट करना जरूरी, बट वो एक अपनी नॉर्मल रूटीन जिंदगी जी सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो हम बता देते हैं, उनके कुछ ज़रूरी प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि उसको फॉलो करना ज़रूरी है, कहीं चोट ना लग जाए, ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। बट अगर वो अपनी दवाइयाँ बराबर लें तो वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। सिर्फ 10 to 20% होते हैं हम सारे एपिलेप्सी पेशेंट्स को मिलाकर जो थोड़ा अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा होती है, उनकी थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो जाती है। उनके फिट्स बार बार आते हैं, उनको दवाइयाँ 1 नहीं 2-3 देनी पड़ती हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसको हम ड्रग रिफ्रैक्टरी कहते हैं। तो वो सिर्फ 10-20% है, तो मैक्सिमम का ट्रीटमेंट हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ये उनको फिट्स आते हैं, फिर थोड़ी देर में बंद भी हो जाते हैं, और या फिर वो किसी जगह, आपने बताया भी नया हमको पता चला कि एक जगह घूर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का एपिलेप्सी का ही एपिसोड है, या फिर कुछ 1-2 चीज़ें आपने और भी बताया मुझे। वो मुंह चलाने लगते हैं, खो जाते हैं, तो ये फिर सारा फिर खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। तो अगर ये खत्म हो गया है तो फिर पेरेंट्स को लगेगा ये तो ठीक हो गया, या ये तो समझ ही नहीं आएगा कि ये एपिलेप्सी का है, तो फिर उसको कैसे करते हैं? और क्या ये अगर नहीं कराया है मेडिकेशन, क्या तब भी ये ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा बच्चा तब भी कि मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड? मेडिकेशन, क्योंकि फिट्स तो एपिलेप्सी में क्या है कि वही एपिलेप्सी है कि जब 2 फिट से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जिसको 2 फिट्स आ गए हैं उसको फिर और आएंगे आगे, उसके अंदर है ब्रेन में सर्किट्स में प्रॉब्लम है, उसके और आ सकते हैं। तो जिसको बार बार आएंगे, हर सीजर ब्रेन पे एक ट्रॉमा है। जब भी एक फिट आएगा, ब्रेन का एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म में समझ को इफेक्ट कर सकता है और ब्रेन का डिजेनरेशन कर सकता है। इसीलिए एपिलेप्सी अगर 2 फिट्स आए हैं, ऐसे कोई एपिसोड्स आए हैं, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। अच्छा, ओके। तो ट्रीटमेंट के बाद ये लोग ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर फिट्स बार बार आए तो ब्रेन में डिजेनरेशन हो सकता है, इसीलिए मेडिकेशन जरूरी है। इसलिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ वैसे वाले फिट्स नहीं होते हैं जो आप और बता रहे हैं कि एक जगह देखते हैं या कुछ इस तरीके की एक्टिविटी वो करते हैं, तो वो भी पेरेंट्स को ध्यान रखना ज़रूरी है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी, और उसको समझें और डॉक्टर्स के पास जाएं, अदरवाइज इनको डायग्नोस करना एब्सोल्युटली तभी हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फोरम्स हों जहाँ पे जानकारी हो, और ये समझ आए कि ये टैबू नहीं है, ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। और एपिलेप्सी के भी अलग अलग, फिट्स के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, और जब भी कोई ऐसा इवेंट बार बार हो तो डॉक्टर के पास जाएं। और प्रिकॉशंस भी बड़े ज़रूरी है कि फिट्स यूजुअली खुद ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए उस वक्त पेशेंट को इस पर डरावने ज़्यादा वो जर्क्स वाले होते हैं ना, वो बड़े स्कैरी होते हैं, लोगों के लिए डरावने होते हैं। एक्चुअली आई हैव विटनेस्ड इट, मतलब हमारे रिश्तेदार कैसे बेबी को डर जाते हैं। तो क्या किया जाए? तो उसमें क्या होता है कि लोग पकड़ने लगते हैं या कुछ, तो इसलिए फर्स्ट एड क्या देना है वो तब जानना बड़ा ज़रूरी है। ये पहचान, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, वो रियली लाइक यू टू टेल। तो अगर किसी पेशेंट को फिट आ रहा है, फर्स्ट एड ज़्यादा चाहिए जहाँ पे जर्क वाला फिट है। जो खोने वाले हैं वो तो वैसे ही खुद ख़त्म हो जाते हैं। कुछ और होते हैं जिसमें पेशेंट खो जाते हैं और मुंह चलाने लगते हैं, तो ऐसे में भी हमें पेशेंट को होल्ड करना पड़ता है क्योंकि वो गिर ना जाए। तो वो ठीक है। सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी है, क्योंकि फिट से सबसे पहले खतरा होता है कि इमीडिएट चोट लग सकती है। उनका बॉडीली कंट्रोल खो जाता है तो वो गिर सकते हैं, चोटें लगती है। फ्रैक्चर देखे हैं हमने, दांत टूट जाते हैं, चोटें लग जाती है।
तो इसीलिए सबसे पहले अगर किसी पेशेंट को आपने देखा फिट्स पड़ रहे हैं, कहीं पे भी फ्लैट सरफेस पे आपने उसको लिटाना है और करवट पे लिटाना है, अच्छा, क्योंकि वो अपना थूक वगैरह अंदर लेके उनको लंग्स में जा सकता है, चोकिंग हो सकती है, तो करवट से वो बाहर को आ जाता है। तो करवट पे लिटाना है, फ्लैट लिटवा देना है, वो फर्श ही हो सकता है। अच्छा, कहीं आसपास कोई ऐसा ब्लॉकेड मतलब कंजेस्टेड एरिया नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे वो हिट करे और उसको चोट लग जाए। बेसिकली चोट से बचाना है। करवट लेनी है, मुंह में कुछ नहीं डालना है। ये बहुत गलत फहमी है कि मुंह में चम्मच डाल दो, जूता सूंघा दो, ऐसे बड़े अजीब अजीब से वो है बिलीफ्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हेल्प करता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा मोस्ट जो फिट्स होते हैं, सीजर्स होते हैं, वो खुद खत्म हो जाते हैं। और उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं, ज़ोर से पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इतनी तब पावर, वो जर्किंग की पावर होती है ना, तो हम उसको ज़बरदस्ती पकड़े तो उसको चोटें ही आ सकती है। तो बस करवट पे लिटा के उसको ख़त्म होने देना है। जो ऑलरेडी नोन केसेस होते हैं जिनको पहले भी हुआ होता है, उनको हमने कुछ इमरजेंसी स्प्रेज दिए होते हैं, तो फैमिली जानती है, ताकि उससे भी वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और फिर एकदम तुरंत मेडिकल हेल्प सीख करें, डॉक्टर के पास ले जाएं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इनका भी क्या कोई कारण होता है होने का कि इनको होंगे, या बचाव किया जा सकता है कि इट्स वेरी रैंडम, एज यू सेड कि इस तरीके की बीमारियां रैंडमली ही ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हमें पता चल सकता है कि कौन सी वजहों से होता है, ताकि पेरेंट्स उनको अवॉइड करें, क्योंकि ये ज़्यादातर बचपन में ही, आप जैसे बता रहे हो, यंग अडल्ट को ही ज़्यादा। नॉट रियली कि हम प्रिडिक्ट करें, अगर बहुत सारे बच्चे बैठे भाई इसको एपिलेप्सी होगी या इसको होगी, ये आजकल की बहुत सारी बीमारियों में पॉसिबल नहीं है कि प्रिडिक्ट करना भाई इसको हो जाएगी या इसको हो जाएगी। थोड़ा सा ये देखा गया है जिनके ऑलरेडी ब्रेन में कभी डैमेज हुआ हो, जैसे बचपन में मेनिंजाइटिस हुआ हो, या किसी को बहुत मेजर हेड इंजरी हुई हो, हल्की फुल्की नहीं, हेड इंजरी जिसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा हो, अंदर खून के थपके बन गए हों, या फिर बचपन से कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हुई हो और वो मेंटली थोड़े से लेस आईक्यू वगैरह वाले हो ना, उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है अगर बचपन वाले एज ग्रुप के माने एपिलेप्सी होने की। बट मोस्ट में ऐसा जेनेटिक नहीं होता है, जेनेटिक भी होता है पर कोई 5-10% है। मोस्ट जो होते हैं वो रैंडम आते हैं, और जब हो तो उसको आइडेंटिफाई करके देन उनका मेडिकेशन किया जाता है। और लेकिन ये एपिलेप्सी यंग एज से लेके एडल्ट्स में भी हो सकती है। एडल्ट्स में क्योंकि स्ट्रोक आते हैं या कोई ब्रेन प्रॉब्लम हुई थी, या डिमेंशिया वालों के भी कुछ परसेंटेज को कभी फिट्स वगैरह आ सकते हैं और एपिलेप्सी हो सकती है। ओके मैम, एनी केस जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो अपने इसमें, और आपको कुछ मतलब कई बार होता है ना, कुछ केस हमारी स्टडीज़ के बियॉन्ड आ जाते हैं और हमको लगता है कि अच्छा ये तो हमने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। आपका कोई ऐसा केस है क्या मैम? लगता है न्यूरोलॉजी में तो हर पहलू पे, अब हम स्ट्रोक कहें, कितना हम आराम से बोलते हैं ये स्ट्रोक है, अचानक हुआ, ब्लड सप्लाई कम हुई, फिर आपने उसको क्लॉट बस्टर देना है, टाइमली पहुंचना है और ट्रीटमेंट करना है। बट न्यूरोलॉजी में मुझे लगता है कि हर केस एक नया पहलू लेके आता है, इतनी माइनर इंट्रिकेसीज होती हैं, तो बस टाइमली पेशेंट को देखना और डिटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, मगर अगर हम हर चीज़ को पहचान पाएँ, पेशेंट को हर पहलू को देखें, चेक करें, तो मुझे लगता है कहानियाँ बहुत सारी, अब क्या बताऊँ, वो कभी कोई एपिलेप्सी पेशेंट हो सकता है। अब लोगों की जानकारी के लिए मैं एक पेशेंट का बताना चाहती हूँ। तो एक लड़की आती थी मेरे पास बड़े सालों, तो उसको एपिलेप्सी थी, और अनफॉर्चुनेटली उसकी ऐसी एपिलेप्सी थी जिसके लिए उसको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चाहिए था। अच्छा, तो कहीं मतलब लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 10 years मान के चलें। इनफैक्ट इनिशियली जब वो मेरे पास आती तो अनमैरिड थी, तब अभी भी आती है वो मेरे पास, तो अनमैरिड थी, तो उसको सीजर्स थे, तो उसको हमने दवाई दी, बट उसको एक दवाई से कंट्रोल नहीं हुआ। फॉलोअप के लिए आती थी, क्योंकि उसको दवाई लेने के बावजूद आए, तो हमने चेंज करके 2 दवाइयाँ दी, बीच में 2-3 देनी पड़ी थी, तो उसका कंट्रोल आ गया। अब कंट्रोल आ गया तो फिर उसका ये था कि अब बड़ी हो रही थी,
20s में आ रही थी तो उसकी शादी होनी थी। मैं ये शेयर करना चाहूँगी क्योंकि एक जर्नी है और मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगी, बीमारियाँ होती हैं बट इट्स अ जर्नी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, हम आपके साथ हैं और एक रास्ता निकल आता है हर एक के लिए। तो अब उसकी शादी होनी थी तो पहले ज़्यादा दवाइयाँ थी तो मैंने कुछ दवाइयाँ कम, क्योंकि काफ़ी साल फिर वो ठीक रही। फिर हमने डिसाइड किया कि हम उसकी दवाइयाँ अब थोड़ी सी कम करते, बंद नहीं मैं कर सकती थी, वो मैंने उसको क्लियरली बता दिया था, उसके पैटर्न ने बता दिया था कि उसकी बंद नहीं हो सकती है। तो हम उन दवाइयों पे आने का हमने टारगेट किया जो सेफ है। सेफ मतलब शादी के बाद आप क्या सोचते हैं, फॉर हैविंग अ चाइल्ड, बच्चा होना है, फैमिली होनी है, तो ताकि सेफ्टी हो, वो आगे की खुद की अपनी हेल्थ है, बोन हेल्थ है या एजिंग हो जाती है, तो वो उस पर आजकल दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि सेफ हैं। तो नेक्स्ट हमने टारगेट किया दवाइयाँ कम करके एक दवाई पे रखें जो सेफ है, जिससे कि शी कैन गो अबाउट हर रूटीन लाइफ। तो ऐसा भी हुआ है कि उसके पेरेंट्स आए, ये हम किसी को बता नहीं सकते। मैं कहा बताना है क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है, अगर छुपाएंगे तो वो और कॉम्प्लिकेशंस ही लाएगा। राइट, वो स्ट्रेस भी क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो फिर और कहते एक्सेप्ट कोई नहीं करता, ये तो प्रॉब्लम है। मैं कहा कोई बात नहीं, एक नहीं लड़का एक्सेप्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा, कर लेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो इसके साथ हमेशा रहेगा। सो आई एम हैप्पी उन्होंने मेरी एडवाइस, क्योंकि कुछ लोग नहीं फॉलो करते, वो इतना वो हो जाता है ना, एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं कर, उन्हें फॉलो किया और उन्हें ये आई थी एक बारी, मुझे वो मदर आई थी, 4 रिश्ते चले गए। मैं कहा कोई बात नहीं। फाइनली आई एम सो हैप्पी, उसको एक लड़का मिला और उसने मेरी बात सुनी, सबको बता देती थी और उसने एक्सेप्ट किया और फिर ठीक है, उसका फिर दवाई कम करने से उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमने दवाई बढ़ा दी, ठीक रही। फिर स्ट्रेस भी होता है ना, फिर उसका बेबी का प्लान हुआ, फिर बेबी नहीं हो रहा था, फिर स्ट्रेस हो रही थी। तो मुझे लगता है स्ट्रेस ज़्यादा बड़ा फैक्टर है रादर देन बीमारियाँ। ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे सब्सिक्वेंट, जिससे लोग डरते हैं भाई ये बीमारी ऐसे पता नहीं क्या हो जाएगा, स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा हो जाता है। फिर अश्योरेंस थी, उसका हस्बैंड का भी सपोर्ट था, मैं भी सपोर्ट करती गई एंड फाइनली शी हैड अ बेबी। और मुझे इतनी खुशी है कि उसको मैंने सगन भी दिया था, वो बेबी को लेके मेरे पास आई थी। तो ऐसी कहानियाँ ये सब देख के अच्छा लगता है, और लगता है कि टफ है मगर पॉसिबल है। सो ट्रू। तो मतलब स्ट्रेस कहीं ना कहीं बढ़ाता है। हाँ, इनकी और उसको IVF करना पड़ा। अच्छा, IVF करना पड़ा, बट मैं उसको ये बोलती थी ये स्ट्रेस है, ये दवाइयाँ नहीं है, और वही है, स्ट्रेस से ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस से ज्यादा चीजें बिगड़ती हैं। तो स्ट्रेस की बात करते हुए मैम, हम लोग थोड़ा सा, हमारी जो पहले बात हुई थी साइकेट्री और ये न्यूरोलॉजी जो है, इनके बीच में थोड़ा सा और डिफरेंस बता सकते हैं क्या? कौन सी बीमारियां एग्जैक्टली साइकेट्री के अंदर आती हैं, और जो जैसे एपिलेप्सी के भी आपने बताया था, कई बार वो आगे जाकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के डिप्रेशन की तरफ भी कभी चले जाते, तो वो कैसे, उनको आप कैसे खुद करते हैं या साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं? तो जस्ट टेल मी। सो देखिए, साइकेट्री की बीमारियां हैं जो मैंने कहा ना, थॉट की बीमारियां हैं, हमारी सोच की बीमारियां हैं। तो उसमें डिप्रेशन आ जाते हैं, और भी कुछ है, बिहेवियर की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब वो एक्सट्रीम बन जाती हैं। हमने सुना है OCD होता है, बाइपोलर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ये सारे केमिकल्स के डिस्टर्बेंस से हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस, हमारे बिहेवियर, हमारे रोज़मर्रा के रहने में चेंजेस लाता है। जैसे OCD वाले एक ही चीज़ बार बार करेंगे, बाइपोलर या मेनिया वाले बहुत खर्चालू हो जाएंगे, स्किज़ोफ्रेनिया वालों को वर्चुअल वर्ल्ड में रहने जाते हैं, उनको हेलुसिनेशन और इमेजिनरी चीज़ें आ जाती हैं, और डिप्रेशन वाले लो फील करते हैं, हताश हो जाते हैं। हमारे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में तो डिजीज़ है जो मैंने कहा कि डिस्टर्बेंसेस होती हैं जिससे वेरियस डिजीज़, चाहे ब्लड फ्लो है, कुछ ओवरलैप है क्या आप लोग? ओवरलैप है ये तो अब जो क्योंकि न्यूरोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली काफ़ी बीमारियां लंबी चलती हैं। अब किसी को हेडेक, माइग्रेन है, लंबा चलता है, तो स्ट्रोक है, लंबा उसका इम्पैक्ट रहता है। तो उसका उसमें कोई भी बीमारी लंबी पड़ने से हमारे वो स्ट्रेस क्रिएट करता है लोगों में। तो डिप्रेशन बहुत कॉमन है,
और उल्टा भी स्ट्रेस से बीमारियां भी कॉमन हो जाती है, माई हेडेक ज़्यादा होता है। तो डिप्रेशन बड़ा कॉमनली हमने देखा है न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में। अच्छा, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, क्योंकि वो यंग लड़कियां होती हैं जिनमें हाथ पैर की प्रॉब्लम होती है, चलने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें तो वो लंबी चलती हैं, तो इसलिए इनमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में हमने डिप्रेशन बड़ा कॉमनली देखा है। स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक रिकवरी के दौरान तो हमने देखा है 20% पेशेंट्स में डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन या मूड की प्रॉब्लम्स जो बेसिक बीमारी है उसकी रिकवरी को डिस्टर्ब करती हैं, तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको बहुत एक्टिव लेडी, उसको स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक बहुत माइनर था, जल्दी ठीक हो गया, हफ्ते भर में हाथ की थोड़ा इम्बैलेंस हुआ, झंझनाहट हुई, बट 5-6 दिन में वो खुद चलने लायक। अब ऑफ कोर्स जैसे वो बहुत सुपर एक्टिव वॉक करती थी उतना नहीं, मैंने कहा महीना दे दीजिए तो ठीक हो जाएंगी। वो महीने बाद आई, अच्छे से मैंने न्यूरोलॉजिकली एग्जामिन किया, अच्छे से चल रही हैं, वॉक कर पा रही हैं, जो मैंने टेस्टिंग की स्ट्रेंथ पूरी आ गई है, लेकिन वो हताश, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, तो मैंने कहा कि आप ठीक, कहते नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। तो फिर वो एनालाइज हुआ, बात की, और हम बातचीत तो करते हैं पेशेंट से, एनालाइज करते हैं क्या सिम्टम हो रहा है, और पता चला कि जो न्यूरो की जो वीकनेस थी वो तो ठीक हो गई, लेकिन वॉक करने नहीं जा रही है, नहीं मुझ में ताकत नहीं है, ताकत नहीं था, क्या डिप्रेशन आ गया था। तो मेरे बगल में ही साइकाइट्रिस्ट बैठते हैं, मेरे नेक्स्ट रूम में ही है, तो मैं कभी उनको दिखा के आ जाओ। कभी हल्का फुल्का तो हम भी ट्रीट कर देते हैं, तो बट यूजुअली हम साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। उन्होंने हल्की, और ये हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है कि बिल्कुल हल्की दवाई, तो डिप्रेशन की जो प्रॉपर दवाई होती है, ताकि नींद की दवाइयाँ नहीं, तो डरते हैं ना लोग कि नींद की दवाई नहीं, डिप्रेशन की दवाई दी, मूड ठीक हो गया, 1 महीने बाद आई, बस सब कुछ ठीक। जो न्यूरोलॉजिकली 1 महीना पहले ही ठीक था, मगर ना वो बाहर जा रही थी, ना वो वॉक कर रही थी, मैं गिर जाऊंगी, जबकि हम चेक कर रहे थे कुछ नहीं। तो इसलिए रिकवरी में स्ट्रेस होने से, कि डिप्रेशन बड़ा कॉमन देखा गया क्रॉनिक डिजीजेस में, उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होता है और उसको ट्रीट करना ज़रूरी है। इसलिए हमें एज ए न्यूरोलॉजिस्ट थोड़ा साइकाट्रिक डिजीजेस का आइडिया होना। दूसरा माइग्रेन में बहुत रहता है कि स्ट्रेस से माइग्रेन बढ़ता है, और माइग्रेन से स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हेडेक इतना तेज़ हो जाता है। तो उसमें भी हमें अंडरलाइंग स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो हमारी जो बेसिक बीमारी होती है ना माइग्रेन, वो ही ट्रीट नहीं होती है। अब जैसे वही स्ट्रोक वाली पेशेंट में मुझे लग रहा था ये तो कितना बढ़िया ट्रीट किया हुआ, फिर भी ठीक नहीं है, तो उसका हमने एडिशनल डिप्रेशन ट्रीट कर लिया, तो वो ठीक हो गया। तो वैसे ही माइग्रेन में है। और तीसरा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में है जो डिमेंशियाज होते हैं। डिमेंशियाज में तो और सिवियर इंटेंसिटी के साइकाइट्रिक इश्यूज होते हैं, क्योंकि ब्रेन डिजेनरेशन हो रहा है, और मेमोरी और जो हमारे बिहेवियर पर्सनालिटी के सेंटर्स हैं ना, वो आस-पास होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत देखा गया है, पर्सनालिटी चेंज, बिहेवियर चेंज उनमें हो जाता है। तो उनको ख्याल आते हैं अपने कभी पुराने लोगों के, क्योंकि उनको वो भूल जाता है ना, तो अपने माँ बाप को याद करेंगे जो शायद होते ही नहीं हैं। तो लोग डर जाते हैं कि मतलब वो घबराहट, अरे वो ना मुझे याद है कि बहुत सारे पेशेंट, वो तो ऐसे मैं डर गई, वो ना अपनी मदर को बोल रही थी मुझे उनके पास जाना है, उन्होंने ऐसा कहा। हमने उसको बड़ा टैबू टाइप से बड़ा नेगेटिवली ले लेते हैं, बट हमें समझना है क्योंकि उनकी बेसिकली पुरानी मेमोरी इंटैक्ट है, तो वो भूल जाते हैं कि वो नहीं है, वो उस टाइम में पहुंच जाते हैं। तो उनको पैसिफाई करना है अच्छा करके ना, मतलब लोग उसको ना बड़ा नेगेटिव मीनिंग ले लेते हैं कि तो चली गई है, उनके पास जाने का मतलब है कि वो खुद भी जाने के, मतलब इतना ओवरथिंक नहीं करना है। फिर क्या, हमारी जो घबराहट और डिस्टर्बेंस है ना, वो एकदम वो जो डिमेंशिया पेशेंट है वो उस पे रिफ्लेक्ट कर जाता है, वो सेंस कर जाता है। तो डिमेंशिया एक स्पेक्ट्रम है, उसमें ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। यहाँ तो फिर भी क्योंकि वो एल्डरली होते हैं, उनकी दवाइयों की टॉलरेंस कम होती है, हम बहुत कोशिश करते हैं उनको कम से कम दवाइयों से उनके जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो मैनेज करें। और जैसे मैंने पहले बताया था, बाकी एम्पैथी और बाकी चीज़ों से और पेशेंस से उसको मैनेज करने की कोशिश करें। बट कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, तो कुछ दवाइयाँ होती हैं हल्की डोज में,
वो बैलेंस आउट करना पड़ता है, देनी पड़ती है। कभी बहुत ज़्यादा एजिटेशन और हेलुसिनेशन हो जाती हैं, कभी उनको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वो हेलुसिनेशन ना पेशेंट के लिए भी डिस्टर्बिंग हो जाती है। कभी लोग ना डर से कि नहीं नींद की दवाई नहीं देना है, दवाई नहीं देते हैं, बट अगर पेशेंट को ऐसे भ्रम हो रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, वो उसके लिए भी डरावना हो जाता है। तो उनको कभी हमें ट्रीट करना भी पड़ता है ताकि वो पेशेंट कंफर्टेबल रहे ना। पेशेंट को तो कंफर्ट देना भी ज़रूरी है। तो हम असेस कर लेते हैं कि जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो हम ट्रीट करें, बट जो केयर गिवर के लिए ज़्यादा डिस्टर्बिंग है उसको हम कम ट्रीट करते हैं, उसको हम ज़्यादा एम्पैथी से करते हैं। बट इसमें मैं खुद ही कंटिन्यू करते हुए बोलना चाहूँगी, हमें डिमेंशिया के मैनेजमेंट में केयर गिवर पे जो रोल होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। हम सारा उस पे छोड़ें और उसकी तरफ भी एम्पैथी रखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे पेशेंट को हमेशा एक बंदा डिमेंशिया का वही चीज़ आपको 50 बार बोलेगा। बहुत पेशेंस चाहिए होती है आपको हाँ जी करने के लिए, उसके लिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो कब आएगा, 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 मतलब ऐसा रिपीटेडली बोले। खुद के लिए पेशेंस चाहिए होते, तो उसके लिए भी बड़ा ओवरबेयरिंग हो जाता है और केयर गिवर भी कभी थक जाता है। तो कभी शायद उसको आई थिंक इसमें फैमिली, इसीलिए आज का हमारा इंडियन सिस्टम ज़्यादा बेटर वर्क करता है, जिसमें फैमिली होती है, मल्टीपल लोग होते हैं, इसलिए मिलजुल के हमें ये काम करना है कि एक थक गया तो दूसरा थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए, है ना, क्योंकि थकावट तो हो जाती है। केयर गिवर को इनफैक्ट डिमेंशिया में सपोर्ट ग्रुप्स वगैरह होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप समझो इन चीज़ों को तो आप बेटर सपोर्ट दे पाओगे, और आपको पता है कि और ऐसे लोग हैं तो आपको थोड़ा फील होता है नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है, बुरा लगने की बात नहीं, क्योंकि वो कभी आपका ही अपना। मुझे याद है एक पेशेंट आया था अपनी मदर को लेके, कहते ये मुझे बहुत प्यार करती थी, अब मुझे अब्यूज़ करती है। मैंने उसको बस यही कहा, मैं अब पेशेंट को क्या बोलती, मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, उनको केयर गिवर्स को भी एम्पैथी देना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, आप ये सोचिए कितना ध्यान रखा है ना, अभी अपने कंट्रोल में ही नहीं है इनको भी अपना डर है, वो एक बच्चे की तरह जिसको अपनी सेफ्टी बस इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अब्यूज़ कर रही है उसको नेगेटिवली मत लीजिए। तो आई थिंक इट इज़ अ लॉट अबाउट एम्पैथी ऑल्सो इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर नमिता, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली है। आई एम रियली श्योर दैट मेरे ऑडियंस को आपसे बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी, एंड दे विल लर्न अ लॉट एंड इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। थैंक यू सो मच। मुझे खुद को पर्सनली बहुत कुछ पता चला है। मतलब इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर। तो हमारा फील्ड भी ऐसा है जिसमें मैंने जैसे कहा कि जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ये दे पाएँ तो, और अगर लोग समझ पाएँ तो मेरे लिए बड़ा सेटिस्फाइंग रहेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और आपने बहुत अच्छे से हर चीज़ को बहुत स्मॉल एवरीथिंग यू गिव द एवरी पीस ऑफ जानकारी टू अस, सो थैंक यू सो मच। प्लेजर। आई एम सो हैप्पी कि अगर लोगों को ये जानकारी, ये नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच। आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है।